खोल डाली सबकी पोल, देखिए संस्थान के साथ सीधी बात। नमस्कार, मैं संस्थान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ न्यूज़। आज हमारे बीच में हमारे एक मेहमान हैं मनोज पासवान जी। तो आइए थोड़ा इनसे हम जानते हैं कि इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मनोज पासवान है और मैं पिछले कई वर्षों से एक सामाजिक संगठन जो माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में चल रहा था, पारक महासंघ में काम कर रहा था। जी। अभी मैंने 19 जनवरी 2022 को जी। माननीय अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए उनकी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जी। और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो सर, इससे पहले आप भाजपा में थे और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि भी थे, तो इसके बाद समाजवादी पार्टी में आने का क्या कारण है और क्यों आए? देखिए, बहुत बड़ा परसेप्शन गढ़ा गया था जब हम लोग राजनीति में प्रवेश किए कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। जी। उसके साथ तमाम प्रकार की प्रोपोगेंडा पॉलिटिक्स समाज में निर्मित किए गए, उसका शिकार हम लोग भी हुए। समाजवादी पार्टी के प्रति एक बहुत बड़ा जो है प्रोपोगेंडा भाजपा और तमाम लोगों ने किया कि जैसे कि गुंडों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, भर्तियों में यादव ही होते हैं और वो अत्याचार करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ये सिर्फ एक मिथक है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में मैंने रह कर के देखा कि भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोलती है उससे बड़ी झूठी कोई पार्टी नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे कि भाजपा ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। जी। तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोग हैं। भाजपा ने कहा है तो हम लोग उसके साथ हो, लेकिन जब भाजपा में गए सभी लोग मिलकर के सरकार भी बनाए केंद्र से लेकर के प्रदेश में, तब सामने ये आया कि भाजपा अपने मूल चरित्र पर वापस आ गई। उत्तर प्रदेश की सरकार में 30% उत्तर प्रदेश में दलित आबादी है, उसका एक कैबिनेट मंत्री है। मैं जिस मोहनलालगंज लोकसभा में रहता हूँ, जिस मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, पूरी भाजपा सरकार निकल गई, एक अनुसूचित जाति का थानेदार नहीं मिला होगा, एक अनुसूचित जाति का इंस्पेक्टर नहीं मिला होगा, एक सीओ नहीं है, एक एसडीएम नहीं रहा, एक डीएम नहीं रहा, एक सीडीओ नहीं रहा, एक कमिश्नर नहीं रहा। और यहाँ तक कि जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि रहे इन क्षेत्रों का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उनकी भी सरकारों में सुनवाई नहीं रही। तो ये सबका साथ सबका विकास एक छलावा मुझे लगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने उसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यक हैं, इनका उपयोग तो खूब किया, लेकिन शासन से लेकर के सत्ता तक, छोटे से लेकर के बड़े ओहदे तक इनके साथ बहुत ज़बरदस्त भेदभाव किया, इनके साथ अन्याय किया। और मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शोषण कर सकती है लोगों का, इनकी नीयत में खोट है, ये सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं, सभी वर्गों का विकास नहीं चाहते हैं और लोगों के बीच में नफ़रत फैलाना चाहते हैं। इन सभी से बड़ी चीज़ है कि ये नफ़रत फैलाना चाहते हैं जी। इनका एजेंडा घूम फिर कर नफ़रत पे आ जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने में, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाने में। तो इन सभी चीज़ों से बड़ी बात है कि देश और दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। आज वैलेंटाइंस डे है, मोहब्बत का दिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जो भाषा है उनके नेताओं की देख लीजिए, छोटे से लेकर के बड़े नेताओं की जो भाषा है वो नफ़रत की भाषा है। और नफ़रत कभी दुनिया को एकजुट नहीं कर सकती, नफ़रत कभी प्यार नहीं फैला सकती, नफ़रत कभी विकास नहीं कर सकती। इसलिए नफ़रत को हराने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ आया हूँ जी। तो सर, जैसे कि आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं और ये समाजवादी पार्टी कहा जाता है कि यादवों की पार्टी है, इसमें मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए नफ़रत को हराने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ आया हूँ जी। तो सर, जैसे कि आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं और ये समाजवादी पार्टी कहा जाता है कि यादवों की पार्टी है, इसमें मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो दलित जुड़ रहा है वो क्यों जुड़ रहा है सर? देखिए, एक मिथक मैंने पहले भी बताया कि मिथक फैलाएगा कि यादव और मुसलमानों की सिर्फ पार्टी है। जी। आज जो सबसे, मैं अनुसूचित जाति का हूँ और मेरा
या मेरे समाज का या ओबीसी जो भी वंचित वर्ग के लोगों को मैंने देखा कि जो संविधान में नियम कानून कायदे बने हैं उनका विकास उन संविधान और नियम कानून लोकतंत्र की वजह से हुआ है। जब इस देश में लोकतंत्र नहीं था तो इस देश में अनुसूचित जाति, ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग जो भी वंचित तबके के लोग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ, लोगों की ज़मीनें मिली और ज़मीनों को पट्टे मिले, नौकरियां मिली, अधिकार मिले, उनका गुणगान हुआ, उनकी पढ़ाई शुरू हुई। पहले तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन भाजपा की जब से सरकार आई है तब से लगातार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला किया जा रहा है, लेकिन सामने से नहीं, घूम फिर करके, पीठ पीछे से। चाहे वो SC/ST एक्ट का सुप्रीम कोर्ट द्वारा खात्मा हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करना हो, चाहे भर्तियों में अनियमितता हो। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती आप देख लीजिए, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के छात्रों के साथ बेईमानी हुई है। आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो संवैधानिक आरक्षण है 27% बैकवर्ड का, अनुसूचित जाति का 22.5% वो लागू नहीं किया गया। इनकी सरकार में जो भी भर्ती हुई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी भर्ती में पारदर्शितापूर्ण भर्ती नहीं हुई है। बहुत बड़ा अपने आप को पारदर्शी बताते हैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार, तो ये बताएं 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों बेईमानी की शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के साथ। जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें कितने शेड्यूल कास्ट ओबीसी को बनाया इन्होंने? 90% गैर शेड्यूल कास्ट ओबीसी को इन्होंने बना दिया। इसके अलावा लेटरल एंट्री, जब शेड्यूल कास्ट के लोग संविधान की वजह से पढ़ लिख करके IAS बनने लगे, PCS बनने लगे, दरोगा बनने लगे, चपरासी बनने लगे, तो लेटरल एंट्री शुरू कर दिया। अब 31 डायरेक्ट IAS, तो उस पर हमला कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण UP PCS की परीक्षा होती थी, उसमें ओवरलैप होता था। अगर शेड्यूल कास्ट ओबीसी का बच्चा जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर ले आता था तो उसको मदद मिलती थी जनरल कैटेगरी में, इस सूची में नाम आ जाता था उसका। लेकिन इस सरकार ने खत्म कर दिया और इसलिए समाजवादी पार्टी ने लगातार ऐलान किया कि हम आएंगे सरकार में, 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच करवाएंगे। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की नीति ऐसी है कि वो सब समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलना। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि उन्नाव में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, फतेहपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। सामान्य सीट पे उन्होंने दलित उम्मीदवारों को उतारा चुनाव में। अभी चुनाव हो रहा है, सामान्य सीट है हरदोई में, एक अनिल वर्मा शेड्यूल कास्ट के हैं, पासी बिरादरी के, उनको टिकट देने का काम किया। समाजवादी पार्टी में 10 राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसमें 3 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। तो समाजवादी पार्टी की नीति साफ है कि हम आएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने आधार पर भागीदारी देने का काम करेंगे, हमारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे, नफरत को ख़त्म करेंगे। नफरत से सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान होता है तो जो वंचित तबके के लोग हैं, नफरत फैलेगी तो उन्हीं को नुकसान होगा। इसके अलावा यही नहीं, बहुत बड़े बड़े जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी उसका शिकार हम लोग भी हुए हैं। बेरोजगारी के अलावा नफरत बढ़ी और महंगाई बढ़ी है। जिस तरीके से हम लोग किसान परिवार से जुड़े हैं, हमारा पशु जिस तरीके से हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत सवाल हैं। समाजवादी पार्टी ही भाजपा को रोक सकती है, भाजपा की नफरत को, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होना जरूरी है। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ये एक प्रकार से दलितों की संरक्षक बनकर राजनीति में आई थी और उन्होंने जो है अपना पहला बदल लिया है, बदलने का काम कर रही हैं। वो आज भाजपा के साथ खड़ी हैं और उनके बयान में ये भी कहा गया है कि सपा को हराने के लिए हम अगर भाजपा को समर्थन देना पड़ा तो हम देंगे। तो सर इस तरीके से अगर दलित समाज सपा की ओर भाग रहा है तो क्या आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के मिशन को क्या सपा समाजवादी पार्टी पूरा कर पाएगी? देखिए, अम्बेडकर और सामाजिक परिवर्तन करने का ठेका बहुजन समाज पार्टी ने लिया था और उस ठेके में तमाम हमारे परिवार के लोग, तमाम हमारे जानने वाले लोग कुर्बानी दी है। सिर्फ अकेले मायावती जी की कुर्बानी नहीं है बहुजन समाज पार्टी। दूसरा सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी ही हैं, वो भाजपा को सहयोग दे रही कैसे नहीं दे रही हैं? मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति के लोग और तमाम प्रगतिशील लोग जो बहुजन समाज पार्टी के अतीत में वोटर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं। वो जानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई कौन लड़ सकता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जब सवाल इस बात का आएगा कि भाजपा को कौन हरा रहा है, तो यही अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे नौजवान, युवा, किसान, मजदूर देखेंगे कि जब बहुजन समाज पार्टी अंदर से भाजपा से मिली हुई है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहने का काम नहीं करेंगे,
समाजवादी पार्टी के साथ बीते 1 साल से लगातार बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ दलित समाज के लोग जुड़े हैं और उनको विश्वास है कि अखिलेश यादव ने ठेका नहीं लिया था कि हम सामाजिक परिवर्तन करेंगे और अंबेडकर को लागू करेंगे, लेकिन उस आशा से अधिक अखिलेश यादव ने संविधान और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई को लड़ा है और भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, समझौता नहीं कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज की जिम्मेदारी है और अखिलेश यादव ने बड़ी पहल की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी के साथ गठबंधन करने की। इसीलिए गठबंधन किया था कि भाजपा को रोका जा सके, उसकी जो संविधान विरोधी सोच है, लोकतंत्र विरोधी सोच है, उसको रोका जा सके। लेकिन मायावती जी ने बीच में रास्ता छोड़ दिया, बीच में हाथ छोड़ दिया। लेकिन दलित समाज आज उस एहसान का बदला अखिलेश यादव को देने जा रहा है 2022 में। आप देख लीजिएगा, दलित समाज बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का जो है भविष्य में क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए, समाजवादी शब्द एक बहुत महान और पवित्र शब्द है। समाजवाद की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। समाजवाद की बात दुनिया में अपराध बढ़े हैं, 28% अपराध बढ़े हैं। SC ST वेलफेयर फंड जो संविधान में है वर्णित कि इनके हितों पे खर्चा होना चाहिए, वो सरकार नहीं खर्चा कर रही। 50,000 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर फंड का इस सरकार ने खर्चा नहीं किया, अनयूज्ड हो गया, वापस हो गया, वो दूसरी जगह खर्चा कर दिया होगा कहीं सरकार ने। तो हम लोगों को ज़रूरत है शिक्षा की, रोजगार की, आत्मसम्मान की, उससे बड़ी भर करके। अभी एक आजमगढ़ में घटना हुई थी, हमारे अनुसूचित जाति के एक मुन्ना पासवान का घर गिरा दिया गया और उनके घर की औरतों के साथ, महिलाओं के साथ पुलिस ने बदतमीजी की कि जो छोटी जाति की औरतें होती हैं लूटपाट की और छेड़खानी की। कहा पुलिस ने, इसी योगी सरकार की पुलिस ने, कि जो छोटी जाति की महिलाएं होती हैं वो मजा लेने के लिए होती हैं। तो हमारे आत्मसम्मान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इलाहाबाद में 4 पासी बिरादरी के लोगों को हत्या कर दी गई। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, इसी मोहनलालगंज लोकसभा में तमाम मैं दलितों को जानता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। मैं तमाम व्यक्तिगत लोगों का नाम जानता हूं जिनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की, बेईमान और उनके साथ बदतमीजी की, मारा पीटी की, उनको जलील करने का काम किया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो समता, सुरक्षा, स्वाभिमान के साथ आत्मसम्मान के लिए और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ आया हूं और राजनीति में सक्रिय हूं। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि सर, इस माहौल को देखते हुए जो सरकार चल रही है वर्तमान में, ये कैसे, क्या जनता के साथ क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, तो अब आप मोहनलालगंज की जनता के को जो है क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या उनको जो है समझाना चाहेंगे? देखिए, मैं मोहनलालगंज की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा है जो मूलभूत हमारे जीवन में सुविधाएं होनी चाहिए, जो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ आत्मसम्मान, कानून व्यवस्था का भी मामला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों में फेल है। अभी कोविड प्रबंधन आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से नदियों में लाशें बही हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, उनको बेड नहीं मिल पाया।